हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व जो वो आपका सेकंड है, उस पर हम बात कर रहे हैं और इसमें हम देख रहे थे औद्योगिकरण का युग। एक लेक्चर हमारा हो चुका है। हमने औद्योगिकरण के युग को पढ़ने का प्रयास किया कि टी पोल म्यूजिक कंपनी की एक संगीत किताब में प्रकाशित हुई। जिलत जिलत का मतलब होता है मेन पृष्ठ पर, और जो हमने देखा वो हमको इसमें दिखाई दिया और उस पर हमने आपका बात की कि कैसा कुछ है, क्या हमको इसमें प्रतीत होता है, उन सब के बारे में। क्लियर हुआ? आगे बढ़ जाए और इनको हमने एक एक करके देखने का, जानने का, इन सब का हमने प्रयास। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी? चलिए आगे बढ़े। औद्योगिक क्रांति से पहले क्या स्थिति थी, कैसे इनका असर था, किस तरह से हम इनको देखते हैं, क्या क्या रूप में जानी जाती है, इन सबको हम बढ़िया करके एक एक कर देख लिया। अब देखिए 17वीं 18वीं शताब्दी में जो शुरू होता है टाइम, उस टाइम को भी हम लोग आपका देख चुके हैं, किस तरीके से चला है, किस तरीके से बढ़ा है, कैसे कैसे इन सब चीजों में आपने एक एक करके इनके रुझानों को पढ़ा है और देखा है। चलिए आगे देख सकते हैं। आगे बढ़ गए, बढ़ती आए इस व्यवस्था का दौर को हमने देख लिया। क्या व्यवस्थित दौर है, क्या व्यवस्थित आय है, इन सब पर हम लोगों ने बात की। कारखानों का जो उदय था, हमने उन कारखानों का जो उदय है वो आपका देख ही गया, इस तरह से कारखानों की शुरुआत हुई है, क्या कुछ इसमें दिखाया गया है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या रही है, औद्योगिकरण की प्रक्रिया कितनी तेज थी, क्या औद्योगिकरण का मतलब केवल फैक्ट्री उद्योग के विकास तक ही सीमित होता है? कह रहे जो आप औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, क्या ये औद्योगिकरण केवल फैक्ट्री का जो विकास है उसी तक है, उसी तक सीमित स्थिति को हम लोग कहते हैं? औद्योगिक मैनचेस्टर एम जमैका का चित्र है जो इलेक्ट्रॉनिक लंदन न्यूज में धुआंधार चिंगारी और इन सब को आपका दिखाया गया है, और इन सब की पहचान के रूप में हम इनको दिखाते हैं। पहला, सूती वस्त्र उद्योग और कपास ब्रिटेन में सबसे पहले फले फूला। जो कपास है और सूती वस्त्र उद्योग है, ये सबसे पहले ब्रिटेन में फला फूला। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक में औद्योगिकरण के पहले चरण का सबसे पहला बन चुका था। इसके बाद लोहा स्टील उद्योग निकल गया। 1840 के दशक में इंग्लैंड और 1860 के दशक में उसके उपनिवेश में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरतें तेजी से बढ़ी। 1873 में ब्रिटेन लोहा और स्टील के निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था, और ये राशि इंग्लैंड के कपास में निर्यात मूल्य में 2 गुनी हो चुकी। उद्योग परंपरा उद्योग में इतनी आसानी से हासिल नहीं हो सका। आखिर में तकनीकी रूप से ही विकसित उद्योग क्षेत्र में कम से कम मजदूरों की संख्या 20% से ज्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का बड़ा हिस्सा कारखाने नहीं बल्कि घरेलू इकाइयों में था। तीसरा, परंपरागत उद्योग में परिवर्तन की गति का भाप से चलने वाले सूती उद्योग तय नहीं हो पाए। लेकिन परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहरी अवस्था भी नहीं थी। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, लॉटरी, कांच के मकान, चरम शोधन, फर्नीचर, औजार उत्पादन में बहुत सारी
गैर मशीन जो काश्तकारी की मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कार का ही परिमाण थी। ऐसा था जो आविष्कार है उनका ही परिमाण। चौथा था प्रौद्योगिकी बदलाव की धीमी गति। प्रौद्योगिकी बदलाव की धीमी गति को हमको देखना। तो प्रौद्योगिकी फैली और उसकी जो धीमी गति थी उसके बदलाव को भी हमको देखना। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय रूप से तेज नहीं फैल रहे थे क्योंकि तकनीकी महंगी थी। सौदागर व्यापारिक इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे और मशीन अक्सर खराब हो जाती थी। मरम्मत भी काफी खर्चा आता था। वे उतनी ही अच्छी नहीं थी जितनी आविष्कार और निर्माताओं का दावा था। कह रहे कि ये उतनी भी अच्छी नहीं थी जितना आविष्कार और निर्माताओं का दावा था। इन सारे आविष्कार और निर्माताओं के दावों को अगर आप देखोगे इसमें आपको दिखाई देगा क्या है। तो चौथा, तीसरा, दूसरा सारे पहलू आपने देख लिए। जिन पहलुओं पर हम लोग बात कर रहे थे, कौन कौन सा पहलू है, कौन सा चौथा पहलू है, कौन सा पहला पहलू है, इनको आपको देखना चाहिए कि औद्योगिक चरण में कपास और सूती उद्योग के बने उद्योग के रूप में हम इनको कैसे देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएं। इस बात को समझने के लिए भाप के इंजन का जो उदाहरण है हम उसको ले सकते हैं। आपका इंजन है उसका उदाहरण ले सकते हैं। जेम्स वाट ने न्यूकॉमवेन द्वारा भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में इंजन के को पेटेंट कराया। पेटेंट का मतलब होता है एकाधिकार। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू न्यूटन ने किया। सालों तक कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप में सिर्फ 321 इंजन थे। में 80 सूती वस्त्र उद्योग और 9 उद्योग ऊन उद्योग के, बाकी खनन, नहर और लोहे कार्य में इस्तेमाल होते थे और किसी उद्योग के भाप के इंजन में काफी समय के बाद भी कुछ नहीं। यानी मजदूरों के की उत्पादन क्षमता में कई गुना बढ़ने की संभावना थी और शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी बहुत हिचकिचाहट थी। कैसी थी? जो शक्तिशाली औद्योगिकता है उसको अपनाने में हिचकिचाहट थी क्योंकि जब कोई नई चीज आती है। हो गया। और देखिए 1835 में कताई फैक्ट्री को आप देख सकते हैं। कताई जो फैक्ट्री है ये आपको दिखाई देगी और इस आप 1830 की कताई फैक्ट्री को देखिए। आप देख सकते हैं कि भाप की ताकत चलने वाले विशाल के पहियों को एक सैकड़ों तकलियों में घुमाया जा सकता था और उसके बदलाव घुमाव हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, जो हाथ का श्रम है और जो वाष्प शक्ति है उसको देखें। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। गरीब किसान, बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों में जाते थे। लोग काम की तलाश में क्या है, दूर दूर बड़े शहरों में इस तरीके से बाहर जाते थे। जैसा कि आप आगे जानेंगे कि जब एक श्रमिक की बहुतायता होती है तो वेतन गिर जाते हैं। खैर जब किसी काम को करने वाले बहुत ज्यादा लोग हों तो उसका वेतन आपको कम मिलेगा। इसलिए उद्योगपति और श्रमिकों की कमी, वेतन की भारी लागत जैसे कोई परेशानी नहीं थी। उन्हें मशीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण मजदूर को छुटकारा मिला और जिन पर बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला। कैसे थे? जिन पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला था।
ठीक इन खर्चों में बहुत सारे उद्योग श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। जैसे गैस घर, शराब खानों में जाड़ों के दौरान खास काम रहता था। इन्हें ज्यादातर मजदूर की जरूरत होती थी। क्रिसमस के समय और बुरंडरियों और वहाँ प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाजों की मरम्मत, साफ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था और इसमें मौसम के साथ उत्पादन भी होता था। तो कुछ ऐसा मौसम था। आगे बढ़े, देख लिया। काम की तलाश में निकले लोग लंदन और एक छोटी मोटी चीज बेच रहे हैं और इस आस्था को हम आपका तलाश कर रहे हैं। इन सब को हम लोग आपका देख सकते हैं, देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्लियर है? बिलथॉन मौसी काम की तलाश में निकली है और जो मजदूरों में एक है, कह रहे उन काम की तलाश में निकले मजदूर जो उन्हें ईंटें ढोई और अन्य छोटे मोटे काम किए बताती हैं कि नौकरी के इच्छुक तरह से पैदल लंदन जाते हैं। हमेशा लंदन जाने की चाहत है। मेरी इच्छा हमेशा एक पुराने दोस्त को खेतों में पढ़ाकर मजबूत हो जाते हैं। ओल्ड कैंट रोड गैस मार्क्स का भी काम करती है। आखिरकार मैंने मन बना लिया है कि नवंबर 1881 में दो दोस्तों के साथ में सफर पर निकल पड़ी। हम आशा करती हूँ कि दिन भर कि वह पहुंचते ही दोस्तों की मदद से हमेशा रोजगार मिल जाएगा और हम निकलते ही हमारे पास कोई खास पैसा नहीं था। लंदन तक रास्ते के लिए खाना और रात भर में दिनने का पैसा नहीं था। हम 20 मील में कई बार पैदल भी चलते थे। तीसरे दिन पैसा खत्म हो गया। 2 रात हम बाहर सोए भूखी गुजारी और एक पेड़ की शैडो के नीचे लंदन में काम किया। आप देख सकते हैं क्या काम की तलाश पाना कितना कठिन। चलिए आगे बढ़े। लंदन पहुंचकर मैंने अपने दोस्त को ढूंढने का प्रयास किया लेकिन नाकामयाब रही। पैसा तो जा ही चुका था। अब हमारे देर रात तक यहाँ भटकने के अलावा और कोई चारा नहीं था। काम को नहीं, सोने का ठिकाना नहीं ढूंढने वाले। हम पुरानी इमारतों को ढूंढे और एक रात बिताई गई। अगले दिन इतवार था। दोपहर को ओल्ड केंट गैस वर्कशॉप पहुंचा और हमने काम के लिए अर्जी लगा दी और मेरा चरमा सीमा पर नहीं था और ढूंढ रहे थे। वह काम कर रहे थे। उस दिन फौरन से बात की और मुझे नौकरी पर रखा गया। कैसा कर लिया? हमने उनको बात की और हमको आपका नौकरी पर आपका रख दिया। क्लियर है? इनको हम देख लें। आगे बढ़ जाएं। लोग काम की तलाश में एक स्थान से स्थान पर जा रहे थे, देख रहे थे। ये सारी चीजें हमने। आगे बढ़े। घटता रहता उद्योगपति की मशीन की बजाय मजदूरों पर ही काम करना पसंद करते थे। सबसे अच्छा क्या था कि उद्योगपति की मशीनों की बजाय वो मजदूरों से ज्यादा काम करना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पादन केवल हाथों से ही तैयार किए जाते थे। मैंने मशीन जैसा कि एक किस्म के उत्पादन की बड़ी संख्या बनाई जा सके, ये सब चीजें। कल्पना कीजिए कि आप सौदागर हैं और एक ऐसे सेल्समैन को चिट्ठी लिखते रहे हैं जो आपकी नई मशीन खरीदने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। आप बताएंगे कि मशीन के बारे में आप क्या सुनते हैं और आपकी नई सोच और पैसा क्यों नहीं लगाना चाहते। क्लियर है? तो उस समय लोग फोर्स किया करते थे मशीनरी को लेकर, सिस्टम को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। बाजार में अक्सर बारीकी डिजाइन और खास खास आकार वाली चीजों में काफी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तक के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ी बनाई जाती थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिकी प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इनको एक निपुणता और ये सब चीजें इसमें हासिल होती। और हमको इन निपुणताओं को आपका हम लोग देखते थे।
किस प्रकार की ये स्किलफुल चीजें रहती थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजी वर्ग के हाथों में बनी चीजों की तरजीह देते थे। हाथ से बनी चीजों की परिष्कृत और सुचारू रूप से चलित और फिनिश अच्छा उदाहरण है। उनको एक एक करके बनाया जाता है, उनको डिजाइन होता है। मशीन बनाने वाले उत्पाद को उपनिवेश में निर्यात दिया जाता है। कैसे है निर्यात? जिन देशों में मजदूरों की कमी होती है उन्हें उद्योगपति मशीन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके अपना काम चला सकते हैं। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में यह स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में काम का कोई नहीं। अब लोहे की फैक्ट्री में मजदूर बेल्स की पेंटिंग है 1861 की शताब्दी के आखिर में। बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्हें राष्ट्र की कठिनाई और पीड़ा को भी इसमें दिखाया गया है। मजदूरों की जिंदगी, अब इतना कुछ था, मजदूरों के ऊपर चीजें टिकी हुई थी, इनका जीवन कैसे था, क्या कुछ चल रहा था, इन सबको आपका देखना। मजदूरों की जिंदगी, बाजार में श्रम बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी प्रभावित हुई। वैसे नौकरियां खास गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोगों का शहरों में हुजूम था। बड़ी बड़ी भीड़ बड़े तरीके से लगे हुए थे जो लोग यहाँ तक पहुंच रहे थे। बेघर, भूखे, बेसलूम, यूक्लिडी की पेंटिंग दिखाई गई है कि इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग कामगार में रात भर भटकने और टिकट की अर्जी दे रहे थे। इस पेंट आश्रय स्थल को बेसहारा, सड़क पर रहने वाले आवारा, यहाँ के भटकते लोग, गरीब कानून आयोग की देखभाल पर चला गया। वर्क हाउस रहने की जिल्लत और हर एक डॉक्टरी जांच करके पता चलता है कि व्यक्ति बीमार नहीं और उनका पूरी तरह से शारीरिक साफ और उन्हें मैले होने की कठोर श्रमिक दक्षता, इन सब चीजों देख लिया। आगे बढ़े। मजदूरों की जिंदगी का आप आइडिया इस एक इमेज से भी लगा सकते हैं, और जो उसमें इमेज खाली पेंटिंग इमेज है कि लोगों को उस जमाने में भूखमरी का और बेसहारा बेघरी का जो एक दौर झेला है, वो कितना बड़ा दौर इसमें रहा है। आप इस दौर को देख सकते हैं, दौर पर बात कर सकते हैं कि कितने बड़े दौर से वो लोग गुजरे हैं और क्या उसमें स्थिति रही है, किस प्रकार की स्थिति, कैसे हम इसको स्थिति को गौर करके देख सकते हैं। एक एक करके आपने देखने का, जानने का प्रयास किया है कि किस प्रकार की ये सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए देख लिया। यहाँ तक कोई डाउट? आगे बढ़े। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए ही पहचान पर निर्भर करती है। अगर किसी कारखाने में आपको रिश्तेदार दोस्त लगता है तो नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है। सबके सामाजिक संपर्क नहीं हुए हैं। रोजगार चाहने वाले बहुत सारे लोगों को अब तो इलाज करना पड़ता है और पुलों के नीचे रैन बसेरे में रात काटते हैं। बेरोजगार शहर निजी रैन बसेरे में रहते हैं। बहुत सारे निर्धन धन कानून के द्वारा चलाए गए आश्रय बसेरे में रुकते हैं। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों के बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता है। काम का सीजन गुजर जाने के बाद करीब दोबारा सड़क पर आ जाते हैं। लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते हैं जहां इस समय काम निकालने का लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग शहरों में छोटे मोटे काम ढूंढते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो 19वीं सदी के मध्य तक अभी तक इनका काम आसान नहीं हो। तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग तरह का काम इस समय तक होता रहा है और देखते रहे। चलिए, तो आपने देखा
कि किस किस तरह से हस्तकरघा और उद्योग में मजदूरों की स्थिति क्या कुछ रही है, इसको देखने का और जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।